सर अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक हूँ मैं। सर अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मध्यम सी आवाज़ नकाहत लिए हुए थी। रंगत की शादाबियाँ चंद ही घंटों में गहना सी गई थी। आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूँ? आपके मोबाइल पर काफ़ी कॉल्स आ रही थी, मैंने रिसीव तो नहीं की। यकीनन आपके घर से कॉल्स आई होंगी। अभी रहने दो, सब परेशान हो जाएंगे, मैं बात कर लूँगा। वो बात यासिर से कर रहा था मगर निगाहें इधर उधर घूम रही थी जैसे किसी को ढूंढ रहा। उसी पल यासिर का फ़ोन रिंग हुआ। अस्सलामुअलैकुम भाई। दूसरी तरफ वही मध्यम सा नरम लहजा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब? वो फिक्रमंदी से पूछा गया। सर अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, और रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया। मोमिन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, जैसे जानना चाहता हो कि कौन है जिससे उसके बारे में बात कर रहा है, या आप बात कर लें, खुद मालूम कर लें खैरियत, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। यासिर ने मोबाइल मोमिन की तरफ बढ़ाया। कौन है? मोमिन ने मोबाइल थामने से पहले सवाल किया कि कहीं उसके घर से तो किसी को पता नहीं चल गया। मोहतरमा आपसे बात करना चाहती हैं, मैंने उन्हें फ़्लैट में ठहरा दिया। अस्सलामुअलैकुम। उसने सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? लहजे में तफ़िक्र नुमायाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रही आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ऐसे अल्फाज नहीं मिल रहे जो मुझे आपके इस फ़ेल के शाया निशान लगे। आप वाकई बहुत अजीम इंसान हैं। अजीम सिर्फ पैदा करने वाले की ज़ात है, बाकी बंदा तो खाक है। मगर फिर भी कोई किसी के लिए ख़ुद को मुश्किल में नहीं डालता, कुछ अपनी जान जोखम में डालना। हम लोगों की खिदमत करने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं हमारी ज़ात से जितना किसी का भला हो जाए उतना बेहतर है। मगर यहाँ सच पूछें तो मेरा अज़मत के ऊंचे मीनार पर बैठने का कोई इरादा नहीं था। बस अचानक से जो हो सका वही किया, और सरासर गैर इरादी तौर पर सरजद होने वाला अमल था। बहुत ठहर ठहर कर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने जुमले को मुकम्मल किया। फ़िलहाल वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था और उसको सख्ती से मना भी किया गया था बोलने से। फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करने पर इतना ही बज़ीद हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि यू आर वेलकम। अगले दिन वो यासिर के साथ बाकायदा फूलों का गुलदस्ता लिए उसकी अयादत को हाजिर हुई थी। मलिर चेहरा नदामत से पुर था। यकीनन वो अभी तक गिल्ट में थी। आप बैठे, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। यासिर बाहर निकल गया। उसके ख्याल में मोमिन शाह को अपने तौर पर उससे पूछ कुछ करना चाहिए थी, ताकि कुछ तो मालूम पड़े कि आखिर वो कौन थी, किससे भाग रही थी, कौन उसे मारना चाहता था। क्योंकि यासिर के पूछने पर वो यकसर लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी थी, मगर वो जानता था वो सच नहीं कह रही। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाएं प्लीज़। यासिर के जाते ही वो कुछ कंफ्यूज सी थी। यासिर के जाते वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई। आपके घर वाले नहीं आए? वो इस बढ़ती खामोशी से घबरा कर बोली। नहीं, वो यहाँ नहीं होते, इस्लामाबाद है। मैंने अभी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। एक्चुअली मेरे भाई की शादी है कुछ रोज़ बाद, घर में उसी की तैयारियां चल रही हैं। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहता। वो वाकई अजीम था, मतलब वो हर किसी के लिए अपने से पहले सोचता था। उस लड़की को वाकई हैरत हुई। आपने अपने बारे में नहीं बताया कुछ? मोमिन ने सरसरी से उसका जायज़ा लिया। मेरा नाम मिराल इकराम है। अपने तारुफ में कहने के लिए उसके पास शायद ये वाहिद जुमला था। और आपकी फैमिली? वो नहीं है। उसने यकदम आंखों में उतरने वाली नमी को पीछे धकेला। क्यों नहीं फैमिली? फैमिली तो सबकी होती है। सबकी नहीं होती। वो कौन था जिसने आप पर हमला किया? मैं नहीं जानती। आप ट्रस्ट कर सकती हैं मुझ पर। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। पेशे के लिहाज से मैं एक वकील हूँ, और तकरीबन मेरी सारी फैमिली पुलिस लाइन में है। मेरे ख्याल में अगर आप अपना मसला बताएंगी तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, क्यों मुझे मारना चाहता था। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो पाकिस्तान अपने फादर की तलाश में आई थी। अब मैं इंग्लैंड दोबारा वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तलाश का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। उसने मुख्तसर सा बताया, जितना उसे बताना मुनासिब लगा। मैं आपके एहसानमंद हूँ और आपके दोस्त की शुक्रगुजार भी हूँ, मगर अब मैं इजाज़त चाहूँगी। ओके, आप परेशान मत हो। आप मेरा नंबर नोट कर लें। अगर किसी मामले में मेरी ज़रूरत हो तो आप कॉल कर सकती हैं। कुछ देर बाद वो वहाँ से रुखसत हो गई थी और बहुत से सवाल अपने पीछे छोड़ गई। सर, आपको वो मोहतरमा कुछ मशकूक सी नहीं लगी? वो अपने बारे में छुपा रही थी, मगर मैं जानता हूँ वो कौन है। मोमिन ने आंखें बंद किए जवाब दिया। कौन? यासिर को ताज्जुब हुआ। इकराम सुमरो की बेटी, यानी आफताब सुमरो की बहन। इसका मतलब कि उन्हें हमसे पहले उसके ठिकाने का पता चल गया था। यासिर को अब समझ आए। हाँ, वो हमारे उस तक पहुंचने से पहले उसे मरवा देना चाहते थे, मगर ऐसा हो नहीं सका। तो सर, आपने उन्हें बताया कि उनकी जान को खतरा है? आपको उन्हें रोकना चाहिए था। यासिर को उस लड़की से हमदर्दी हुई थी जो 7 समंदर पार अपनों की तलाश में आई थी, मगर ज़मीन के एक टुकड़े के लिए उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे। मेरे पास उसका मेरे पास कोई जवाज़ नहीं था उसे रोकने का। अलबत्ता मैंने तबरेज़ की ड्यूटी लगा दी है कि वो उस पर नज़र रखेगा। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे मोमिन शाह।
पहले तो एक वजह थी मगर अब वजह डबल हो गई है। ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। लाज़मी नहीं कि इस बार अगर बच गए हो तुम तो हर बार बच निकलोगे। इस बार तुम हमारा निशाना नहीं थे, फिर भी तुम उसकी जद में आ गए हो। मगर जब तुम हमारे निशाने पर होगे तो गोली तुम्हारे कंधे पर नहीं तुम्हारे सर पर मारेंगे सीधी। आफताब सुमरो पूरी तरह पेचोताब खा रहा था। मीराल का एक बार फिर जिंदा सलामत हाथ से निकल जाना उसे पागल कर रहा था। गोली से मैं डरता नहीं, ना मौत का कोई खौफ है मुझे। बस इतनी ख्वाहिश है कि मरूं तो हक के लिए लड़ते हुए मरूं। और तुम भी याद रखो सुमरो कि पहले दुश्मनी की वजह एक थी तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ाई हुई है मैंने। अब तो फिर बकौल तुम्हारी वजह डबल हो गई है। तुम्हारी नाक में नकेल न डाली तो मोमिन मुराद शाह नाम नहीं मेरा, वो इतना ही निडर था। उस लड़की को तो मैं ढूंढ ही लूँगा मोमिन शाह, तुम अपना सोच लो। शर्म करो, वो लड़की बहन है तुम्हारी और मैंने क्या सोचना। मैंने तो जो करना है वो करना है। मेरी बहन की इतनी तकलीफ तुम्हें क्यों बुरी लग रही है? हालांकि तकलीफ तुम्हें होनी चाहिए मगर तुम तो उसकी जान लेना चाहते हो। कैसे भाई हो तुम? तोहफा तुम पर कि एक लड़की से खौफ ज़दा हो। बकवास बंद कर, अपनी जान ले लूँगा वरना मैं तुम्हारी। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है। मैंने खुद पुलिस को अभी बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया, वरना सोच लो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अंजाम तो अब जिसका जो भी होगा देखा जाएगा मोमिन शाह। बात अब बहुत आगे की है, अब भी जिद है मेरी ये। कॉल बंद होते ही उसने तबरेज़ को कॉल मिलाई। तुम्हें जो काम कहा था मैंने, सर मैं कल से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, अब भी उनके पीछे ही हूँ। वो मुझसे आगे वाली टैक्सी में। कहाँ हो तुम इस वक्त? हम एयरपोर्ट वाले रास्ते पर, शायद वो खातून वहीं जा रही हैं। ओके, अगर एयरपोर्ट जाती है तो तुम बहुत होशियार रहना और अगर ज़रूरत हो तो किसी और को भी बुला लो जब तक वो सही सलामत जहाज़ में ना बैठ जाए। और जहाज़ फ्लाई ना करे वहाँ से मत हिलना। सर कोई परेशानी है? अभी तो नहीं मगर हो भी सकती है। जो लोग उसका ठिकाना ढूंढ सकते हैं वो यकीनन उसकी तलाश में पहले से ज़्यादा मुस्तैद होंगे और यकीनन उनके जहन में भी उनके वापस जाने की बात होगी तो मे भी वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। ओके सर, मैं ध्यान रखूँगा। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा बाद में, इसलिए दोबारा कह रहा हूँ आंखें खुली रखना। ओके सर, शिकायत नहीं होगी आपको। हवेली में अभी ये बात सिर्फ मर्दों तक ही थी, वरना तो खवातीन ने वहाँ कहर बर्पा कर देना था अब तक। औरत शेर तो सुनते ही निकल गया था बिना किसी का इंतजार, जबकि बाकी सब बाद में आगे पीछे निकले थे। क्या हुआ है, आप कुछ बताएंगे? कहाँ जा रहे हैं? इतने परेशान क्यों हैं आप? इरहा का दिल घबरा रहा था। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं बस एक काम निकल आया इमरजेंसी में, इसलिए जाना पड़ रहा है। बाकी सब हो गया। मुराद किसी तौर उसे बताना नहीं चाहता था। इरहा की अटैचमेंट मोमिन से निहायत इंतहाई किस्म की थी। एक बार बचपन में मोमिन को खेलते हुए चोट लगी तो फिर इरहा की हालत देखकर सब मोमिन को भूले उसकी तरफ देख रहे थे। आप छुपा रहे हैं ना कुछ? मुराद मैं इतना तो समझती हूँ आपको, आप बताएं ना क्या बात है। उफ, आप आज भी वैसी हैं, ज़रा जो इन माहौसाल ने आप पर कोई असर किया हो। यार मैं कह रहा हूँ ना सब ठीक है, बस काम की वजह से जा रहा हूँ और पहले भी तो जाता रहता हूँ ना, तो क्या चीज़ परेशान कर रही है आपको? मेरा दिल घबरा रहा है। आप पुरसकून नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं मगर आप परेशान हैं। आपको ऐसे मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। आपका अंदरूनी खल्फिशार आपके चेहरे से जाहिर हो रहा है। या मेरे अल्लाह, इरहा आई एम टोटली फाइन। आप खुद को परेशान करना बंद करें, बस दुआ करें कि मुझे अच्छी खबर मिले जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ। वो मुसलसल उसे टाल रहा था। अब अपनी दुआओं के साथ रुखसत करें, ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या बकवास करके भेजा था मैंने तुझे कि अपना ख्याल रखना, और ये ख्याल रखा है तूने बिना इस बात का लिहाज किए कि उसकी सर्जरी हुई है। वो अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर मौजूद औरत शेर उसकी क्लास ले रहा था। बंदा मरीज के लिए कोई फूल ही ले आता है मगर तुम औरत शेर, तुम्हें तो इतने भी मैनर्स ने, ऊपर से डांट रहे हो मुझे। मोमिन ने बुरा सा मुंह बनाया था। तू शुक्र करके तू बिस्तर पर है इसलिए बचा हुआ है, वरना अब तक तेरी हड्डी पसली एक कर चुका होता। किसने किया ये सब? तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है अपनी तरफ से? यार छुरी तले दम तो ले। तुम ये अपना पुलिस वाला बयान फिर ले लेना, मेरा दिल कर रहा है मोमिन। अच्छा ना बस भी कर, मेरे लड्डू पेड़े छोड़ दे गुस्सा। मोमिन ने उसका गुस्से से फूला मुंह देखा तो मुस्कुरा दिया। तूने जान निकालने में कसर नहीं छोड़ी थी कोई मेरी मोमिन शाह। वो भी नाराज़गी से घूर रहा था उसे। मगर मैं तेरी शादी देखे बिना नहीं मरने वाला, फिक्र ना कर। तू सेरा बांधने की तैयारी पकड़। कोई नहीं बांध रहा सेरा जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। मैं ठीक हूँ यार, तू जब हवेली आएगा शादी तभी होगी और 3-4 दिन में बिल्कुल भी इस काबिल तू नहीं होगा कि इस्लामाबाद जाए और शादी अटेंड कर सके। और अच्छे, मैं तेरे बगैर नहीं चढ़ने वाला घोड़ी, इसलिए बकवास ना कर और अब रेस्ट कर। वो सब हाल अहवाल के बाद एक साइड पर बैठकर उनके मोहब्बत भरे मुजाहिरे देख रहे थे। जब बात बर्दाश्त से बाहर हुई तो जुरेज बोल उठा, इनकी स्टोरी तो हम कोशिश के बावजूद भी कहीं नहीं फिट आते। इनकी लव स्टोरी में तो हम कोशिश के बावजूद भी कहीं फिट नहीं आते। यार भाई, मुझे समझ नहीं आती कि हम भी तो इसकी अयादत के लिए इस्लामाबाद से आए हैं। ये औरतछेद पैदल तो नहीं आया, ये जो सदके वारी जा रहा है इसके। हमारे साथ सुतेलों वाला सलूक क्यों होता है भाई?
क्यों हर बार हमें नज़रअंदाज किया जाता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मज़ीद नहीं सह सकता मैं ये बेरुखी। मेरा शराप है कि मोमिन की किसी धुआंधार किस्म का इश्क हो जाए किसी से, फिर ये तुझे लिफ्ट ना करवाए, तब तुझे एहसास होगा, हाय लगेगी मेरी तुम लोगों को। जुरेज की अदाकारी अरूज पर थी, सब पेट पकड़कर हंस रहे थे, यहाँ तक कि जाहिर शाह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया था। उरद शेर वहीं रुका था, बाकी सब उसकी तरफ से मुतमईन होकर रात वापस चले जा चुके थे। हाँ, उरद शेर ने शादी के लिए रजामंदी नहीं दी थी जब तक मोमिन घर ना आ जाता, इसलिए डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स लेने के बाद शादी 1 वीक आगे कर दी गई थी। मोमिन शाह का शक सही निकला। मीराल को एयरपोर्ट के अहाते से किडनैप करने की कोशिश की गई, मगर एक बार फिर उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मीराल को मोमिन शाह की हिदायत पर वापस यासिर के फ्लैट पर रखा गया था। उसने मीराल को तसल्ली दी कि वो खुद उसको वापस भेजने का बंदोबस्त कर देगा, मगर फिलहाल वो अंडरग्राउंड हो जाए, उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक। उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा भी ना था। रो रो कर उसने अपनी हालत ख़राब कर ली थी। कितनी चाह से आई थी वो अपनों से मिलने, मगर क्या मिला उसको। उन्होंने सिरे से उसके वजूद से इनकार कर दिया। उसकी पैदाइश को नाजायज़ करार देकर उसको नापाक और नजस होने का सर्टिफिकेट देकर अपनी शानदार हवेली से रुखसत कर दिया, और फिर अब उसकी जान लेने के दरपे हो गए थे। उसने तन्हा उम्र गुजार दी। कभी कभार उसके बाबा उसको मिलने के लिए आया करते थे, मगर फिर अचानक उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। उन्हीं की तलाश में वो यहाँ आई थी। जब पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसे लगा कि उसके भाइयों का साथ मिल गया उसे। जब उसे पता चला कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो उसे लगा कि उसके भाइयों का साथ उसे मिल जाएगा। मगर मिनल को तेज़ बुखार हो रहा था। वो हुरिया के कहने पर फ्रिज से आइस क्यूब्स लेने आई थी कि उसको ठंडी पट्टियाँ करे। सामने मौजूद हस्ती को देख वो हैरान हुई। वो इंसान था कि कोई जिन था, हर जगह पहुँच जाता था। उसके इल्म में तो मोमिन शाह के पास लाहौर में था वो, तो फिर यहाँ कैसे। वो अभी कुछ देर कबल ही हवेली लौटा था, कोई काम आ गया था इसलिए इमरजेंसी में वापस आना पड़ा, और अब फ्री होकर हवेली चला आया था। कल के पहने हुए कपड़े, जिनमें फिर भी अच्छी खासी सिलवटें पड़ी हुई थी, वो सीधा ऑफिस ही गया था और अब चेंज करके वापस जाने का इरादा था। मोमिन ने उसको मना कर दिया था कि रात में ट्रैवल ना करे, घर पर रेस्ट करे। मेरे पास यासिर है तो सुबह आ जाना, वैसे भी कल डिस्चार्ज हो जाऊंगा मैं, तो इस कदर कोई फिक्र की बात नहीं है। वो अपने लिए कॉफ़ी बनाकर पलटा तो मैडम उसी का जायज़ा ले रही थी। उसके अचानक पलटने पर गड़बड़ाकर नज़रों का जाविया बदला। कैसी तबीयत है मोमिन शाह की? उसने अपनी झींप मिटाने को लगे हाथ खैरियत दरियाफ्त करना ज़रूरी समझा। मुझे शिद्दत से अफसोस है कि तुम्हारी बददुआओं की जद में मेरी बजाय मोमिन शाह आ गया। काश कि मेरे हक में वो कबूल हो जाती तो मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी उसे हॉस्पिटल में देख कर हुई। बहुत शौक था ना तुम्हें मोमिन शाह के नाम का सोग मनाने का। अल्लाह ने बचा लिया, वरना हम सब सच में सोग मना रहे होते। अब अपनी नहूसत को मुझ तक महदूद रखो, झोलियाँ भर भर कर बद्दुआएं दो, मगर प्लीज़ उसको बख्श दो, उसको अपनी आहों से आज़ादी दे दो। एहसान होगा तुम्हारा औरत शेर पर। वो बोलने पर आया तो फिर बोलता ही चला गया। ईशल को हैरत नहीं हुई थी, जानती थी उन दोनों की दिली वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं थी, मगर उसने ऐसा तो नहीं चाहा था, ना उसने ऐसी कोई बद्दुआ दी थी उसे। हाँ, उसका दिल दुखा था, उसे बहुत से गिले शिकवे थे, बहुत सी शिकायतें थी, और ये उसका हक था कि वो अपने लिए एहतजाज करती, मगर वो इतनी पत्थर दिल भी नहीं थी कि किसी के मरने की दुआ दे देती। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं करना चाहती, मगर फिर भी बता दूं कि मैंने उसे ऐसी कोई बद्दुआएं नहीं दी। मेरी बद्दुआएं सिर्फ आपके लिए वक्फ हैं और आपके लिए ही रहेंगी। बहुत शुक्रिया, उन्हें मुझ तक ही महदूद रखो, इंशाल्लाह जल्द दिल की मुराद पर आएगी। वो कप उठाते वहाँ से निकल गया। सर मैं चला जाता हूँ, मैं संभाल लूँगा। यासिर मेरा दिमाग ख़राब मत करो, 1 मिनट से पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप सुबह वैसे भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप क्यों फ़िक्र करते हैं? वो लोग पहले भी इस तरह के ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं। यासिर ऐसा ना हो कि मैं उनसे पहले तुम्हारी तबीयत साफ़ कर दूँ। मुझे मशवरे मत दो, डिस्चार्ज पेपर लेकर आओ फ़ौरन।